हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है सुमित सारडा और आज का हमारा ये जो सेशन है, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इम्पैक्ट, नए इंडिया का नया जोश। तो नया नया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आया है। अब देखिए, इसके अंदर इतने सारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के इम्पैक्ट्स है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, तो हम लोग उसमें से एक पर्टिकुलर क्लॉज जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा आप लोगों को समझाने के लिए उसे कवर करूंगा। उसके अलावा एक चीज जो बहुत ही इजी है, सिंपल है, इससे पहले भी मैंने अपने एक वीडियो में कभी तो भी कवर किया है, वापस से वही चीज मैं यहाँ पे कवर करने की आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा। पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। एक तो है अपनी होल्डिंग कंपनी, कोई तो भी, लेट से होल्डिंग कंपनी के 1000 शेयर्स इशूड है। होल्डिंग कंपनी के कितने शेयर्स इशूड है? 1000। इस होल्डिंग कंपनी की एक सब्सिडियरी है, थोड़ा सा कंफर्ट पे रखने के लिए हम बोलते हैं 100% सब्सिडियरी है, ठीक है। और इस सब्सिडियरी के पास होल्डिंग कंपनी के कुछ 20 शेयर्स पड़े हैं। आप बोलोगे सर सब्सिडियरी को तो अलाउड ही नहीं है, होल्डिंग कंपनी के शेयर्स रख ही नहीं सकती वो अपने पास। देखिए, सब्सिडियरी के जो शेयर्स है वो होल्डिंग कंपनी रख सकती है या नहीं रख सकती है, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि क्या वो सब्सिडियरी कब बनी। सब्सिडियरी अगर वो पहले नहीं थी तो पहले उसके पास रिलायंस कंपनी के कुछ शेयर्स पड़े थे, बाद में रिलायंस कंपनी ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, पॉसिबल है। तो उनके पास पहले से 20 शेयर्स पड़े थे। अब जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं आप? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय आप अपने शेयर कैपिटल में से इसे माइनस कर देते हैं। ध्यान रखिए, माइनस कर देते हैं और आप अपने शेयर कैपिटल को 980 बताते हैं, क्योंकि आप खुद के शेयर्स होल्ड करके बैठे हैं। ये कैसे हो सकता है? मतलब कंसोलिडेट करते समय होल्डिंग और सब्सिडियरी अलग अलग थोड़ी है, सेम एंटिटी है। तो आप खुद के शेयर्स होल्ड करके बैठे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए शेयर कैपिटल को रिड्यूस करके 980 दिखाया जाता है। शायद आपने ये कहीं पढ़ा हो, शायद ना पढ़ा हो, इसीलिए हम लोग इसे पूरा का पूरा एक, ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं पहले आप लोगों के सामने क्लैरिफाई कर रहा हूं। कहानी को लेके जाते हैं थोड़ा सा आगे। होल्डिंग कंपनी के पास, होल्डिंग कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं, प्रमोटर यानी हमारे केस में मुकेश अंबानी जी, उनके पास सपोज कीजिए इस कंपनी के 400 शेयर्स है। उनके पास होल्डिंग कंपनी के 400 शेयर्स है और उनकी सब्सिडियरी के पास 20 शेयर्स है। तो ये 20 शेयर्स क्या मुकेश अंबानी जी के ही माने जाएंगे या ये पब्लिक की होल्डिंग मानी जाएगी? ये प्रमोटर की होल्डिंग मानी जाएगी या ये पब्लिक की होल्डिंग मानी जाएगी? डाउट ये आता है। समझ में आया कि प्रमोटर जो है उनकी होल्डिंग 400 मानी जाए या प्रमोटर की होल्डिंग 420 मानी जाए? तो इसका आंसर है 400। आपकी सब्सिडियरी के पास आपके कितने शेयर्स पड़े हैं ये मैटर नहीं करता। आपकी सब्सिडियरी के पास आपके कितने शेयर्स पड़े हैं ये मैटर नहीं करता। तो इसीलिए एज अ प्रमोटर आपकी होल्डिंग 400 मानी जाती है, 420 नहीं मानी जाती, ठीक है। यहां तक क्या आई होप क्लियर होगा। तो आइए रिलायंस की बैलेंस शीट के अंदर में इस चीज के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सीधा, पहले तो मैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाने की कोशिश करूंगा, फिर उसके बाद में हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स के अंदर में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये है पहला आपका स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ स्टार्ट। बैलेंस शीट अगर आप ओपन करेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर में हम लोग हैं ऑन पेज नंबर, कहाँ लिखा है? 244। नीचे में आपको पेज नंबर दिखेगा, यहाँ पे एकदम बारीक में लिखा हुआ है 244, ठीक है। टू 244 अभी भी आपके इसमें 4 ही है, खैर यहाँ 244 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे शेयर कैपिटल की बात करेंगे तो शेयर कैपिटल को एक बार का देख लीजिएगा। दिस इज इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपको यहाँ पे दिया गया है 6339, ठीक है, 6339। आइए मैं आपको आगे लेके जाता हूं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर यही शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर का फिगर देखेंगे, ठीक है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम प्रीवियस ईयर का फिगर देखिए
5926। करंट ईयर का फिगर इग्नोर कीजिए, करंट ईयर का फिगर मैं आपको समझाऊंगा। प्रीवियस ईयर का जो फिगर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5926। तो हमें इसके नोट्स पे जाना पड़ेगा समझने के लिए कि भाई ये 5926 क्यों है, क्या इस बार शेयर्स इशू किए गए क्या। तो हम आते हैं नोट्स के ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्री की बैलेंस शीट इतनी बड़ी है कि इसके अंदर एक एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उठा उठा के अगर मैं समझाने जाऊं तो कम से कम आप समझ लीजिए 10 घंटे हमारे चले जाएंगे सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक एक इंडियस इम्पैक्ट को समझने के पीछे। ठीक है, तो मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा। सेशंस लेंगे धीरे 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 धीरे, सेशंस में इंडस्ट्रियल इसका इंडियस इम्पैक्ट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ है, ये इनकी पूरी की पूरी सब्सिडियरीज वगैरह और रिलेटेड पार्टीज की लिस्ट चल रही है। बोरोइंग्स, इक्विटी, तो यहां पे देखिए इक्विटी के अंदर में आपको दिखेगा 592 बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ईसॉप इशूड ड्यूरिंग द ईयर, थोड़ा बहुत ईसॉप है। उसके बाद ये देखिए परसुएंट टू स्कीम ऑफ अमेलगमेशन एज पर पॉइंट 13.7, इस साल अमेलगमेशन स्कीम के तहत कुछ शेयर्स वापस से आए हैं। 41.28 करोड़ शेयर्स है ये, ठीक है, 41.28 करोड़ शेयर्स बनते हैं। इसकी कहानी समझना है, वो नोट नंबर 13.7 हम लोगों को समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले ये माइनस किए हुए थे, अब सडनली ऐड हो गए। तो सडनली ऐड क्यों हो गए, क्या वो अब हमारी सब्सिडियरी नहीं रही, ऐसा कुछ है क्या? तो हम आते हैं 13.7 नोट नंबर पे। ये 13.7 का नोट नंबर आपको कई जगहों पे मिलेगा। देखिए 13.7 यहाँ पे भी दिया गया है, ये है हमारा नोट नंबर 13.7। हमारा आज का पूरा मुद्दा इस कंसेप्ट को समझने का है। पेट्रोलियम ट्रस्ट, पेट्रोलियम ट्रस्ट ये वन ऑफ द प्रमोटर्स कहा जाता है, वन ऑफ द प्रमोटर्स कहा जाता है एंटिटी का। 24.09 crore shares and 5 wholly owned subsidiaries were holding 17.19 crore shares of the company. Reliance Industries के shares में से 24.09 crore shares पेट्रोलियम ट्रस्ट के पास थे और 17.19 crore shares कंपनी के पास, उनकी सब्सिडियरीज के पास थे, बोथ एग्रीगेटिंग टू 41.28 करोड़। तो पेट्रोलियम ट्रस्ट को भी आपकी सब्सिडियरी बोला जा रहा होगा, वो 5 जो दूसरी होली ओन सब्सिडियरी है वो भी आपकी सब्सिडियरीज होगी। तो ये सारी की सारी पब्लिक होल्डिंग थी, पर जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तो ये डिडक्ट कर दिया गया था, यानी पहले कभी तो ये माइनस कर दिया होगा, तभी आपका शेयर कैपिटल कम दिख रहा था कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में। ठीक है, यही हम लोगों ने, मैंने आपको मार्क कराया था 6339 और कुछ 59 समथिंग कुछ तो भी आया था। ठीक है, Petroleum Trust and wholly owned subsidiaries were hitherto consolidated with the financials of the company and consolidated financial statements reflected the shares to be 592.6। तो ये डिडक्ट कर दिया जाता था 41.28, 63.39 करोड़ शेयर्स आपको दिख रहे थे, उसमें से ये माइनस कर दिया जाता था और 592.6 करोड़ का शेयर कैपिटल दिख रहा था। दिस वाज द कंसेप्ट जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा था। ठीक है, नेट ऑफ 41.28 करोड़ शेयर्स। अब एक अरेंजमेंट हुआ एनसीएलटी के परमिशन के साथ, सितंबर 2019 के करीब करीब ये अरेंजमेंट हुआ। 5 wholly owned subsidiaries of the companies have been amalgamated with Reliance, ठीक है, मर्ज कर दी गई है। Reliance Services and Holdings Limited, RSHL, RSHL एक सब्सिडियरी है रिलायंस सर्विसेज एंड होल्डिंग्स लिमिटेड, जिसके अंदर में इसे अमेलगमेट कर दिया। अ कंपनी कंट्रोल्ड बाय, इस कंपनी को कौन कंट्रोल कर रहा है? पेट्रोलियम ट्रस्ट, पेट्रोलियम ट्रस्ट, डेट दी हुई है। पेट्रोलियम ट्रस्ट कंपनी कंट्रोल करती थी रिलायंस आरएसएचएल को, आरएसएचएल को। परस्यूएंट टू अमेंडमेंट, परस्यूएंट टू अमेंडमेंट टू द ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट डीड को किया अमेंड। दिस वाज अ वेरी स्मार्ट मूव बाय मुकेश अंबानी जी। मुकेश अंबानी जी ने मूव क्यों किया? मेरे हिसाब से ये लोन का जो इंटरेस्ट था या एक्सेस लोन लेने के लिए ये एडजस्टमेंट किया गया होगा। प्रमोटर एज ए शेयर होल्डर, ओनर की जितनी ज्यादा ओनरशिप होती है, जितनी ज्यादा परसेंटेज होल्डिंग होती है, उसकी गारंटी के बेसिस पे लोन वगैरह सब डिपेंड करता है, बराबर है। तो पहले ये आपकी सब्सिडियरी थी, सब कुछ थी, और मैंने आपको क्या कहा,
सब्सिडियरी के पास अगर आपकी एंटिटी के शेयर्स पड़े हैं तो वो प्रमोटर्स होल्डिंग नहीं मानी जाती, वो पब्लिक होल्डिंग मानी जाती है। यानी पहले आपकी होल्डिंग 42.18 करोड़ से कम दिख रही थी, 41.28 करोड़ से कम दिख रही थी, ये थे आपके पास ही शेयर्स, पर ये आपके परसेंटेज होल्डिंग में नहीं आते थे, ये आपके परसेंटेज होल्डिंग में काउंट नहीं होते थे। तो हो सकता है शायद उस समय 2019, आज तो आप डेट फ्री कंपनी की बात करते हैं, उस समय शायद और एक्सेस पैसों की जरूरत पड़ी होगी, बैलेंस शीट एनालिसिस करेंगे तो वहां पे लोन में आपको ये सब बातें मिलेगी, तो आपको पैसों की जरूरत पड़ी होगी, तो उन्होंने बोला होगा सर थोड़ा परसेंटेज होल्डिंग बढ़ाइए, परसेंटेज होल्डिंग बढ़ाई तो परसेंटेज होल्डिंग बढ़ाने के लिए मार्केट से शेयर्स खरीदना पड़ेगा। पर आपके पास खुद के पास कुछ शेयर्स है, जो शेयर्स अभी तक के आपके इसमें आए नहीं। कोई तो एक बहुत ही स्मार्ट बंदा था, उसने बोला, और उसका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बहुत अच्छा होल्ड था, ये होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो ये वाला स्मार्ट मूव नहीं हो सकता था। उसने बोला होगा सर एक काम करते हैं ना, वो शेयर्स को भी आपके होल्डिंग में ले लेते हैं, वो पब्लिक होल्डिंग की जगह प्रमोटर होल्डिंग करना है। करना क्या है, थोड़ा बहुत ट्रस्ट डीड अमेंड कर देते हैं, पेट्रोलियम ट्रस्ट की ट्रस्ट डीड अगर अमेंड हो गई तो ये काम हो जाएगा। तो ट्रस्ट डीड अमेंड की गई, पेट्रोलियम ट्रस्ट सीज टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, कंट्रोल ऑफ द कंपनी से हट गया, इसका कंट्रोल मुकेश अंबानी जी के पास चला गया, ट्रस्टीज में अंबानी फैमिली आ गई। तो अमेंडमेंट समझिए, जिसका कंट्रोल पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास था, अब ये रिलेटेड पार्टी, यानी एक कोई तो बंदा है जिसके पास में वो शेयर्स चले गए, तो अब ये इनडायरेक्टली इस एंटिटी के लिए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्डर बन गई। फ्रॉम कंट्रोल ये एसोसिएट के डेफिनेशंस में चले जाते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम ट्रस्ट एंड 5 होली ओन्ड सब्सिडियरीज आर नॉट बीइंग कंसोलिडेटेड। इस साल से कंसोलिडेशन बंद हो गया, जब कंसोलिडेशन बंद हो गया तो वो शेयर्स डिडक्ट क्यों किए जाएंगे, नहीं डिडक्ट होना चाहिए, तो इसीलिए ये शेयर्स यहां पे ऐड हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं, पहले कंसोलिडेशन होता था इसलिए डिडक्टेड था, अब जब कंसोलिडेशन हो ही नहीं रहा तो वापस से आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया। समझ गए, करीब करीब कुछ 2.17 या 2.71% था, जितने से मुकेश अंबानी जी का स्टेक बढ़ गया था। दिस वाज प्योरली अ गेम फॉर लोन प्लानिंग, ठीक है। विद द कंपनी एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट इशू ऑफ शेयर्स 633.9 वापस से ऐड करके ओरिजिनल पे ला दिया गया। हाउएवर, as before, beneficial interest in all these shares, beneficial interest in all these shares continue to be with Reliance Industries Investments and Holding Limited। Reliance की एक और एक एंटिटी है RIIHL, a wholly owned subsidiary of the company, एक कंपनी की पूरी wholly owned subsidiary है, उनके पास इसके beneficial बोला मैंने, beneficial, ठीक है ना, यानी बेनिफिशियरी वो है। ट्रस्ट डीड को इस तरह से अमेंड किया गया कि ट्रस्ट के बेनिफिशियल ओनर RIIHL है, ऑब्वियसली बात है वो भी मुकेश अंबानी जी के अंडर में ही आएगी, क्योंकि आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर में ही, ठीक है। पर वहां के ट्रस्टीज कौन है, वहां के ट्रस्टीज कौन है, ट्रस्टीज अंबानी जी है, तो अंबानी जी ट्रस्टी हो गए तो शेयर्स उनके परसेंटेज होल्डिंग के अंदर में चले गए। अकॉर्डिंगली पेट्रोलियम ट्रस्ट एंड RSHL हैव बीन डिफाइंड एज एसोसिएट। तो बेनिफिशियल ओनरशिप है, तो सब्सिडियरी आपकी RIIHL, नई वाली कंपनी RIIHL, उसकी सब होली ओन सब्सिडियरी पेट्रोलियम ट्रस्ट, उसकी होली ओन सब्सिडियरी सॉरी उसकी बेनिफिशियल ओनर, मतलब बेनिफिशियरी वो है पेट्रोलियम ट्रस्ट के थ्रू, बेनिफिशियल ओनर, तो एसोसिएट बन गई, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की RIIHL है सब्सिडियरी, और RIIHL इज बेनिफिशियल ओनर ऑफ पेट्रोलियम ट्रस्ट, यानी मैं बोल सकता हूं इनडायरेक्टली पेट्रोलियम ट्रस्ट इज एसोसिएट नाउ। RIIHL की भी एसोसिएट होगी क्योंकि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बेनिफिशियल ओनर है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो IRIL का भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बन जाएगा। ये डेफिनेशंस के अंदर आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है, देखिए ट्रस्ट डीड तो मैंने नहीं पढ़ी, थोड़ा सा लूपहोल निकाला गया है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो पेट्रोलियम ट्रस्ट सब्सिडियरी ही है RIL की, सिर्फ एक वो ट्रस्ट डीड में एक अमेंडमेंट किया जिसके कारण पूरी की पूरी कहानी बदल गई, ठीक है। और प्रमोटर्स स्टेक होल्डिंग इसके अंदर में बढ़ गई थी। आप न्यूज़ ढूंढ सकते हैं, अगर आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, अभी मेरे टैब के ऊपर इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तो मैं बताता था, अगर आप ये पेट्रोलियम ट्रस्ट करके न्यूज़ में सर्च करेंगे तो आपको वहां पे दिखेगा मुकेश अंबानी इज होल्डिंग हैज इंक्रीज बाय 2.71 और 2.17%, दोनों में से कोई 1% है। सिर्फ ये अमेंडमेंट के कारण सितंबर 2019 की वो न्यूज़ रहेगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आप लोगों को। एक और कहानी है एक्सेप्शनल आइटम्स की प्रॉफिट और लॉस के अंदर, बस उसको और कवर कर लेता हूं इन्वेंट्री से रिलेटेड, ठीक है। आपको सभी को पता है क्रूड का रेट बहुत भयानक गिरा था लेटेस्टली। अगर हम लोग क्रूड के रेट्स की बात करें तो मार्च में कोरोना के बाद लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ और मार्च एंड से लेके ऑलमोस्ट मई मिड तक के क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा क्रैश हुए थे,
रिलायंस इंडस्ट्रीज इज इन क्रूड, तो उनके पास पड़ी थी इन्वेंट्री और सडनली क्रूड का प्राइस हो गया क्रैश। तो आप तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर पढ़ते हैं ना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर करके आप लोग पढ़ते हैं। देखिए मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर में पीओएल ओपन करता हूं, पीओएल के अंदर में आपको दिखेगा एक्सेप्शनल आइटम्स, और एक्सेप्शनल आइटम्स के अंदर में दिखेगा 4444 फिगर्स इन क्रोर्स, समझ रहे हैं, 4444 क्रोर्स, इतना बड़ा एक्सेप्शनल लॉस। ये लॉस क्या था? ये लॉस वही क्रूड प्राइस का क्रैश था। क्रूड प्राइस ऑलमोस्ट 1/3 प्राइस के ऊपर आ चुके थे, जो अपना प्राइस था उससे 1/3 पे आ चुके थे, और 31 मार्च को पोजीशन वही थी। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर इज द रूल एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, तो इन्होंने इन्वेंट्री की वैल्यू गिरा दी। क्या सही में रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉस हुआ है? नहीं, कोई लॉस नहीं हुआ, उन्होंने क्रूड बेचा ही नहीं उस समय। आज की डेट में क्रूज वापस से नॉर्मल प्राइस पे आ गया। उल्टा अगर आपने नोट किया होगा, जिस दिन क्रैश हुआ था उसके इमीडिएटली नेक्स्ट डे, उसके बाद और क्रैश हुआ था, पर इमीडिएटली नेक्स्ट डे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भयानक क्रूड खरीद लिया था। ही इज अ मास्टरमाइंड, ही इज अ जीनियस पर्सन इन डूइंग बिजनेस। उन्होंने भयानक क्रूड खरीद लिया था और उनके पास काफी सारी शिप्स है, आप देखेंगे हमें बैलेंस शीट में भी मिलेगा, हम आगे जाके इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जेटीज वगैरह दिए गए हैं जिसके अंदर में उन्होंने उस क्रूड को स्टोर करके रख लिया, परचेज कर लिया और रख दिया। प्राइसेस अभी वापस नॉर्मल पे आ गए, मैंने कहा प्राइसेस 1/3 तक गिरे थे, आप सोचिए 2/3 इंक्रीज, वापस बेच दिया। ये तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने लॉस बुक कर दिया, लॉस बुक कर दिया। इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा मैं, बुक्स में उन्होंने इस लॉस को बुक कर दिया। अब आने वाले सालों में अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि आपने अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू को ऑलमोस्ट 1/3 के ऊपर ला दिया, और फाइनली अब आप जब सेल कर रहे हैं तो वापस से आप इसे नॉर्मल प्राइसेस के ऊपर ही सेल करेंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, किस तरह से वो अपनी बैलेंस शीट को एक वेल प्लान्ड मैनर में बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ये इवेजन नहीं है, ये इवेजन नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पे और भी सेशंस लाऊंगा, और ऐसे और भी सेशंस हम लोग करते रहेंगे। फॉर योर एग्जाम्स ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।